नमस्कार, JKLH लाइव आप देख रहे हैं। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। अब खबरें तफसील से। जम्मू में अमरनाथ यात्री गेस्ट हाउस का संगे बुनियाद रखने की तकरीब लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के हाथों डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर का भी संगे बुनियाद रखा गया। मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी की तकरीब में शिरकत। 4 भवन और हमें बनाने हैं यात्रियों के लिए, और मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं। अगर आप लोग समर्थन करते हैं तो जरा जोर से ताली बजा के मंत्री जी का स्वागत करिए। और तो मेरा विनम्र निवेदन है, उन्होंने कहा कि आने वाले 5-6 महीने में सब करा लीजिए, तो 5-6 महीने तो ज्यादा समय होता है। आप अगर अगले महीने कर देंगे तो यहां से बड़ा भारी डेलीगेशन भक्तों का लेकर मैं आपके पास और आप ONGC के चेयरमैन श्री अरुण जी के पास आऊंगा। मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि आप सब एक आमंत्रण पर आए। मैं व्यक्तिगत रूप से आप सबके प्रति श्रद्धा के साथ मस्तक झुकाता हूं। पिछले वर्षों में श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन पूजा का, हवन का, प्रसाद का भी इंतजाम किया गया है। ट्रैक के अपग्रेडेशन के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है और आप सबको मालूम है बर्फ इस बार ज्यादा पड़ी है, लेकिन BRO के लोग दिन रात काम कर रहे हैं। टेलीकम्युनिकेशन के लिए 25 टावर BSNL के, एयरटेल के 4 और रिलायंस जियो के 28 टावर वहां स्थापित किए जा रहे हैं। सोनमर्ग से होलीकेट तक ऑप्टिकल फाइबर पिछले साल ही हम बिछा चुके हैं, जिससे यात्रा में अब कनेक्टिविटी का कोई सवाल नहीं रहता है। वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम तथा सैनिटेशन की भी मुकम्मल व्यवस्था हम सब ने की है। सभी सुविधाओं को इस वर्ष हम और बढ़ाने वाले हैं ताकि श्रद्धालुओं को निश्चित रूप से एक सुखद अनुभव। एक दूसरी बात और अंतिम बात मैं कहना चाहता हूं। पिछले बार एक प्राकृतिक हादसा हुआ, दैवीय कृपा से कई लोग हमसे बिछुड़ गए। उसके बाद उस पूरे ट्रैक पर पैदल चलने का अवसर मुझे मिला और मुझे खुशी ये बताते हुए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर NHIDCL ने चंदनबाड़ी से लेकर के पंचतरणी होते हुए बाल्टा लेक्सी तक की पूरी सड़क की DPR बनवा दी है और मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं किसी वित्तीय वर्ष में उसकी स्वीकृति भी हो जाएगी और काम भी प्रारंभ हो जाएगा। उस सड़क के बनने के बाद 4-5 साल लगेगा। संगम ताप से बाबा केवल 2 किलोमीटर रह जाएंगे। मैं समझता हूं कि जो यात्रा हम देर से शुरू करते हैं वो यात्रा भी हम समय से शुरू कर पाएंगे और आवागमन की सुविधा इस तरह से होगी कि देश भर के श्रद्धालु निश्चित रूप से आकर के दर्शन कर पाएंगे। इस ईश्वरीय कार्य तथा मानव कल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए मैं एक बार पुनः हरदीप सिंह पुरी साहब का और ONGC के चेयरमैन और उनकी पूरी टीम का हृदय से धन्यवाद करता हूं। हमारे यहां कहा गया है कि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। मैं सभी के उत्तम स्वास्थ्य एवं सुखमय जीवन की कामना करता हूं। मुझे पूरा भरोसा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकास की नई ऊंचाई जम्मू कश्मीर छुएगा ही, उसके साथ साथ आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को सहेजते हुए नए गौरव को भी प्राप्त करेगा। परसों का भी निमंत्रण मैं मौखिक रूप से आप सबको दे रहा हूं। परसों 9:30 बजे तिरुपति बालाजी के मंदिर का लोकार्पण होगा, आपको समर्पित किया जाएगा। मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि परसों भी 8 तारीख को भी आप सब आएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बर्फानी बाबा भोलेनाथ की। किसी ने खूब ही कहा है कि तीर खाने की हवस है तो जिगर पैदा कर, सरफरोशी की तमन्ना है तो सर पैदा कर। आदर अनुरोध करना चाहूंगी आप सभी। नाज़रीन, आप देख रहे थे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू में अमरनाथ यात्री गेस्ट हाउस का संग बुनियाद रखने के दौरान शुक्रिया अदा किया हरदीप सिंह पुरी का और इस तकरीब का उन्होंने इफ्तिताह किया और साथ ही उन्होंने डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर का भी संग बुनियाद रखा है। महामहिम उपराज्यपाल आदरणीय मनोज सिन्हा जी, जम्मू के सांसद श्री जुगल किशोर शर्मा जी, चीफ सेक्रेटरी श्री अरुण मेहता जी, मेरे सहयोगी ONGC के
चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर श्री अरुण कुमार सिंह जी, एडवाइजर टू द ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री के.एन. राय जी, प्रोफेसर कैलाश मेहरा साधु जी, प्रोफेसर विश्वमूर्ति शास्त्री जी, ओएनजीसी के डायरेक्टर श्री मनीष पटेल जी, श्राइन बोर्ड के सीईओ श्री मनीष भंडारी जी, और मैं माफी चाहूंगा अगर मुझसे कुछ नाम छूट गए हो, क्लियरली छूटे हैं, पर मैं माफी चाहूंगा। भाइयों और बहनों, आप सबको क्रिकेट के साथ तो जानकारी है, तो ये जो अभी आपने आदरणीय मनोज सिन्हा जी से सुना, इसको हम क्रिकेट में फिक्स्ड मैच कहते हैं। फिक्स्ड मैच का मतलब है कि उसका नतीजा पहले पता होता है। देखिए, मेरे लिए पर्सनली मेरा सौभाग्य है कि ऐसे शुभ अवसर पर मैं पर्सनली आ पाया। वो इसलिए आ पाया कि मनोज सिन्हा जी ने मुझे बुलाया, और मैं समझता हूं कि ये बहुत मेरे लिए एक ऐसा मौका है जो मेरी मेमोरी में हमेशा एच्ड रहेगा। मैं आ ही रहा था जम्मू, मेरा प्रोग्राम बना हुआ था। हमारे जो 9 साल के माननीय मोदी जी के कार्यक्रम है, 9 साल के, उसके बारे में चर्चा करने मैं अगले भी कुछ दिनों में फिर आने वाला हूं, 16, 17, 18, 19 को, एज पार्ट ऑफ द सेम प्रोग्राम। पर जब मनोज जी का फोन आया कि आप आ ही रहे हैं तो आप इस कार्यक्रम में भी जुड़िए, तो मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं जी से। जब मैंने इस पे जांच की और मैंने कहा भाई, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको CSR कहते हैं, इसकी शुरुआत जब हुई, मैं उस समय जिनीवा में संयुक्त राष्ट्र में भारत का राजदूत था या स्थायी प्रतिनिधि था, तो मुझे इसके बारे कुछ जानकारी है, क्योंकि इसकी कॉन्सेप्चुअलाइजेशन में भी हमारा थोड़ा हाथ था। सोली सौरभ जी थे उस समय सब कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स में भारत के रिप्रेजेंटेटिव। तो ह्यूमन राइट्स की जब चर्चा होती थी तो कहते थे कि ये ह्यूमन राइट्स किसकी जिम्मेवारी है, क्योंकि स्टेट को हमेशा ऑल पावरफुल माना जाता है और इंडिविजुअल को बड़ा वीक माना जाता है। तो क्या ह्यूमन राइट्स वायलेशंस कौन करता है? स्टेट करती है। ये थिंकिंग है ब्रिटिश पॉलिटिकल साइंस की। और फिर शुरू हो गए, ये पहुंचती ये चीज चल गई कि इंडिविजुअल में अलकायदा पैदा हो गया, नॉन स्टेट एक्टर पैदा हो गए, उन्होंने आतंकवाद शुरू कर दिया। तो ये जब डिबेट बढ़ रही थी तो फिर ये आइडिया आया कि जो हमारे सक्सेसफुल कॉर्पोरेट एंटिटीज हैं, उनको अपने प्रॉफिट में से कुछ छोटी परसेंटेज, शायद 2% है, उसको अलग रख के कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या CSR में प्रोजेक्ट लेने चाहिए। और मैं बताना चाहता हूं, जब से ये शुरुआत हुई बहुत गलत फहमियां रही हैं। कुछ लोग समझते हैं कि ये CSR ऐसी चीज होती है जिसमें वो केंद्रीय मंत्री जो होता है वो इशारा कर देता है किसी को कि ये कर दीजिए। असलियत ये है कि प्रोजेक्ट अच्छा हो तो किसी को भी इशारा करने की जरूरत नहीं होती। जो आपका जो ये प्रोजेक्ट है, जो आप यहां पे 400 हमारे जो पिलग्रिम्स आते हैं हर वर्ष, मुझे कहा गया कि 4 से 6 लाख आते हैं, उनके लिए जो आप रहने की व्यवस्था बना रहे हैं, उसमें डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर भी होगा, 54 कमरे होंगे, 18 डॉर्मेटरीज होंगी। अगर जब ऐसा प्रपोजल आता है तो मैं समझता हूं उसमें इनबिल्ट मोमेंटम होता है। जब मैंने पता किया, जब मेरे को बोला कि अरुण जी ने सिर्फ 51 करोड़, तो मैं हंस के उनसे पूछ रहा था, मैं पूछा था कि इसमें क्या आपको कोई हाथ तंग तो नहीं है? इसे नहीं, हाथ तंग नहीं है। हम तो चाहते हैं कि हम ऐसी प्रोजेक्ट्स को और हमारी तरफ से सपोर्ट जाए। तो फिर मैं मनोज जी के साथ बैठा था, मेरी पुरानी इनके साथ मित्रता है। मैंने कहा आप रुक क्यों रहे हो, थोड़ा सा करिए। तो इन्होंने कर दिया कि 4 और बनवाना चाहते हैं।
और ये मैंने तो 5-6 महीने की इसलिए की क्योंकि हम लोग अब जैसे अब जून में महीने में आ रहे हैं, उसके बाद हम लोग बाद में जाके और चीजों में व्यस्त हो जाएंगे, तो आप 4-5 महीने, पर इन्होंने कहा नहीं 1 महीने में करे, तो मैंने आपको मैं यहां ही पब्लिक फोरम में वादा करता हूं, आप जैसे प्रपोजल बनाएंगे अरुण जी के और हमारे यहां, उसमें 2-3 हफ्ते भी नहीं लगेंगे। तो अगर कल परसों आप भेज दें तो हम आपको इसकी जो भी अप्रूवल्स है, 4 और सेंटर या जो भी आप अच्छे प्रोजेक्ट बनाना चाहे, मैं आपको इसकी इमीडिएटली अप्रूवल्स आपसे कह के भिजवा दूंगा। देखिए मैं आया यहां था माननीय प्रधानमंत्री जी के 9 वर्ष के जो उनकी सरकार में कार्य हुए हैं उनकी चर्चा करने, और मुझे कई मौके मिले हैं यहां पे भी माननीय राज्यपाल जी ने कहा, उपराज्यपाल जी ने कि IIT, एम्स, कितना हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना में काम किया है, कितने शौचालय बने हैं, पर मैं आपको आज जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने और जो काम किया एज हिज डिवोशन टुवर्ड्स लॉर्ड शिवा, उसके बारे में मैं 2-4 आपको चीजें बताना चाहूंगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ द महाकाल लोक इन उज्जैन महाकालेश्वर टेम्पल, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू काशी विश्वनाथ कॉरिडोर इन वाराणसी एंड अनवेलिंग ऑफ देवी अहिल्याबाई होलकर स्टैच्यू। ये तो विश्वनाथ वो तो काशी में हुआ काम, पर मुझे बहुत खुशी होती है आपके साथ ये शेयर करते कि मेरी जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, इन्होंने वो जो बोट्स हैं उनको सबको CNG में कन्वर्ट कर दिया, और पीछे एक बहुत शानदार कार्यक्रम हुआ था जिसमें मैं भी गया था, जो सारी घाट्स की ब्यूटिफिकेशन हुई है एटसेट्रा, तृतीया घाट और बाकी लेके, मैं समझता हूं ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। सोमनाथ टेम्पल कॉम्प्लेक्स इन गुजरात, न्यू एमेनिटीज एट केदारनाथ टेम्पल, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आदि शंकराचार्य स्टैच्यू ऑफ बिलीफ विश्वास स्वरूपम इन नाथद्वारा राजस्थान, कनेक्टिंग रोड फॉर 4 धाम ऑफ उत्तराखंड, श्री रामानुजाचार्य स्टैच्यू ऑफ इक्विटी इन हैदराबाद, पूजा ऑफ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग was done in Shaivite Padati। अब देखिए, एक तरफ है इकोनॉमिक प्रोग्रेस। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने दायित्व संभाला था 2014 में, उस समय हमारी विश्व भर में हमारी इकोनॉमी 10वें स्थान पे थी। 2014 से आज तक हम 10वें स्थान तक से निकलते 5वें स्थान पे आ गए, और हमारी इकोनॉमी $3.83 ट्रिलियन है, पर हमसे 2 आगे जो इकोनॉमीज हैं जर्मनी और जापान, वो 4.1 ट्रिलियन और 4.3 ट्रिलियन पे है। अगर हम 7% पे ग्रो कर रहे हैं, जो हमारी लेटेस्ट फिगर है, तो हमें 4थे स्थान और 3रे स्थान पे जाने में कुछ ही महीने लगेंगे। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाकी बाहर से जो असेसमेंट्स आ रही हैं अभी पीछे हाल में, मॉर्गन स्टैनली एटसेट्रा। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं, पर मैं अपनी तरफ से आपको एक पर्सपेक्टिव देना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अमृत काल में जब हमारे 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, हमें एक विकसित देश बनना है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस गति के साथ काम हो रहा है, हम विकसित देश 2047 से पहले ही बन जाएंगे। उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि हमें जो अपना कॉलोनियल माइंडसेट है उससे छुटकारा लेना है। देखिए, बकायदा हमारे 2047 में वी मे बी ओनली 100 years old एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, पर हमारी जो संस्कृति सभ्यता है ये 5000 या 7000 वर्ष पुरानी है। दो दुनिया में एंशिएंट सिविलाइजेशन मानी जाती हैं, जैसे चीन की सिविलाइजेशन या मेसोपोटामिया में, वेस्ट एशिया में इजिप्शियन सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन। मैं आपको बताना चाहता हूं, इन तीनों में से हमारी एक लिविंग सिविलाइजेशन, हम वाराणसी जो 1000 वर्ष पुराना शहर है उसको हम मॉडर्नाइज कर रहे हैं, उसमें स्मार्ट सिटी के हम फीचर्स दे रहे हैं। पर
दुख की बात यह है कि कई हम में से हमारी जो सिविलाइजेशनल इथॉस है कई हजार वर्ष की, उसको हम डिफाइन करते हैं 190 वर्ष जो हम कॉलोनियल डोमिनेशन में रहे। सन 1700 में जब मुगल एम्पायर का समय था, उस समय कुछ हमारे व्यापारी लोग ऐसे थे जिनको मुगल एम्परर ने जगत सेठ का टाइटल दिया। जगत सेठ का मतलब है बैंकर्स ऑफ द वर्ल्ड। वो इसलिए क्योंकि 1720 में जगत सेठ की जो इकोनॉमिक स्टैंडिंग थी वो यूके की इकोनॉमी से बड़ी थी। वहां से शुरू होती है बात। 1750 में एक कैम्ब्रिज हिस्टोरियन ने रिसर्च की है, उनका नाम है एंगस मैडिसन। उन्होंने कहा कि 1750 में, 1750 का हम क्यों ले रहे हैं क्योंकि 1757 बैटल ऑफ प्लासी से पहले 1750 में भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो दुनिया के जीडीपी में 25% से अधिक कंट्रीब्यूट करती थी। और आया फिर उसके बाद 190 साल का ये कॉलोनियल डोमिनेशन, अंग्रेजों की हुकूमत, और हम 25% से गिरते 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 सिंगल डिजिट में आ गए। और सिंगल डिजिट में भी आके हम 1947, अब उसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो काम हो रहा है, हम 10वें स्थान से 5वें स्थान पे है। 5वें स्थान पे आने में हमने किसको ओवरटेक किया? उन्हीं लोगों ने को जिन्होंने हम पे 190 साल की हुकूमत की। और अभी जाते जाते हम विश्व भर में तीसरे स्थान पे आने से हमारी अर्थव्यवस्था जो हो तीसरे स्थान पे होगी। पर साथ साथ हमारी जो सिविलाइजेशनल इथॉस है उसको हम रिक्लेम कर रहे हैं। राजपथ पे जॉर्ज V का स्टैचू लगा था, राजपथ अब कर्तव्य पथ बन गया है, वहां नेताजी का स्टैचू है। और आप में से जिन्होंने नए पार्लियामेंट देखी है, अभी तो हम अगला सेशन वही होने वाला है, मुझे पूरा विश्वास है आप सबको मौका मिलेगा। आप सब को बहुत खुशी होगी देख के, क्योंकि ये जो हमारा नया पार्लियामेंट है जो अगले 50, 100, 150 वर्षों के लिए बना है, देखिए जो अभी का पार्लियामेंट है वो 1926 में उसका उद्घाटन हुआ था। और जिन्होंने बनाया था उनको कभी ऐसा नहीं लगता था कि भारत। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं।